नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। सीएम नायब सिंह सैनी ने एक अनोखा उदाहरण पेश किया। सीएम नायब सिंह सैनी एमएलए हॉस्टल से साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उनके साथ स्पीकर हरविंदर कल्याण, मंत्रिमंडल के सदस्य और कई विधायक भी साइकिल यात्रा में शामिल हुए। ये पहल नशा मुक्त और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधानसभा की तरफ से आयोजित की गई थी। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि व्यायाम से इंसान एक्टिव रहता है। पीएम मोदी का आह्वान है, फिट इंडिया स्वस्थ इंडिया। जब हम योग और व्यायाम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और जो स्वस्थ रहेंगे तो विकास की रफ्तार भी तेज होगी। युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि युवा हमारे देश की सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन नशा इस अनमोल संपत्ति को बर्बाद कर देता है। उदय हरियाणा के माध्यम से पूरे हरियाणा के युवाओं को, आम नागरिकों को नशे के खिलाफ जागरूक करने का निरंतर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कार्य कर रही है। चाहे साइकिलोथॉन यात्रा हो, जिसमें लाखों की संख्या में हमारे युवाओं ने साइकिल यात्रा में भाग लिया, और चाहे हमारी मैराथन हो, जिसमें लाखों की संख्या में युवा इसमें भाग लेते हैं, और चाहे राहगिरी कार्यक्रम हो। विभिन्न इस प्रकार के कार्यक्रम कि आज हरियाणा के अंदर नशे के विरुद्ध एक जन आंदोलन खड़ा हुआ है, और हमारा युवा, हमारे नागरिक, बच्चों के माँ बाप इस मुहिम के अंदर जुड़ करके आज इसमें सहयोग कर रहे हैं। और मुझे लगातार इस बात को लेकर के कहते हुए, क्योंकि अभी पिछले दिनों हमने जो साइकिलोथॉन हिसार से शुरू किया था, उसका सिरसा में समापन हुआ था, घूम करके पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर गई थी। कल परसों में डबवाली के अंदर गया था। हजारों की संख्या में युवा इस नशे के विरुद्ध मैराथन के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया, और उसमें 5 किलोमीटर की मैराथन, 10 किलोमीटर की मैराथन और 20 किलोमीटर की मैराथन, हर युवा और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन सब ने इसके अंदर हिस्सा लिया है। महिलाओं ने हिस्सा लिया है। हमारे लिए बड़ी ये खुशी की बात है। और एक नशे के खिलाफ आम व्यक्ति एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा हो गया। हमारी सरकार सख्ताई भी कर रही है। अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर नशा फैलाने का काम करता है, जो ऐसे लोग हैं, उनकी जांच करके या कोई शिकायत आती है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हम करते हैं। क्योंकि जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, देश की तरक्की की बात करते हैं, तो ये न केवल एक युवा से या किसी परिवार से जुड़ा हुआ विषय है, बल्कि समाज से जुड़कर ये राष्ट्र निर्माण की तक उस सीढ़ी तक पहुंचता है। और ये सही है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार न केवल परिश्रम, बल्कि अगर वो युवा खास तौर पर अगर नशे से दूर रहेगा तो निश्चित रूप से वो युवा भी तरक्की करेगा, परिवार भी तरक्की करेगा। और पूरा समाज के अंदर जब ये वातावरण होगा, सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होंगे, नशे से दूर रहेंगे, तो निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण ये कदम होता है। इस विषय में सरकार बहुत गंभीरता से कार्य कर रही है। समाज के विभिन्न वर्ग अलग अलग तरीके से समाज में जागरूकता लाने के लिए अलग अलग गतिविधियां करते हैं। हमारे साथ आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी इस यात्रा के अंदर रहे, बहुत सारे मंत्रीगण रहे, बहुत सारे विधायकगण रहे, और मैं समझता हूं ये एक संदेश पूरे समाज के लिए है। और इसी तरीके से हमने पिछले दिनों में जो युवा मामलों की एक समिति गठित की है हरियाणा विधानसभा में, जो कि इसके ऊपर मंथन करे, सरकार को और अच्छे सुझाव दे सके, जन भागीदारी इस नाते से बढ़े, तो आज का ये जो आयोजन है ये भी उसी कड़ी में का एक हिस्सा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा के मानसून सत्र में बीपीएल कार्ड को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गरीब परिवारों के हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि बीपीएल कार्ड प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने को लेकर सरकार ने पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने का कार्य किया। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि जब विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया कि कई गरीब लोगों को बीपीएल कार्ड नहीं बनाए गए हैं, तो सरकार ने तत्परता दिखाते हुए आय स्वैत सत्यापन के लिए विशेष पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी परिवार स्वयं अपनी आय का विवरण दर्ज कर सकता है,
जिसके आधार पर पात्रता निर्धारित की जाती है। मंत्री जी ने सही जवाब दिया है, उसके ऊपर बताया भी है, क्योंकि यही वो लोग थे जी, माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ खड़े होकर के कितना हल्ला हो कराया, कहा गरीब व्यक्ति का कार्ड नहीं बन गया। पहले तो ये बोलते थे, फिर माननीय अध्यक्ष जी हमने उसको ओपन कर दिया और ये बोल दिया कि स्वयं स्थापित इनकम भर दे, और उसके बाद हमारे अधिकारी चेक करके वेरीफाई करके उसको जिसका बीपीएल बनना है बीपीएल बनेगा, जिसका कटेगा कटेगा। यही मेरी स्टेटमेंट थी, परंतु इन्होंने कहा इतने कैसे बन गए, इतना रौला पाया कि यहां से। अब हमने उसका सर्वे करवाया, अब कह रहे क्यों कट गए जी। एक तरफ तो जो शेरवाड़ा साहब, ये ऑटोमेटिक पोर्टल में इनकम के साथ जुड़ा हुआ है, हमने जो वेरीफाई किया, हमारे अधिकारी वेरीफाई कर रहे हैं, तो उसकी माननीय अध्यक्ष जी इनकम कम वो ज्यादा आ जाती है। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने सदन का पहला दिन खराब कर दिया। उन्होंने कहा आज मंत्रियों और सदस्यों ने अपनी बात जिम्मेदारी से रखी, लेकिन कांग्रेस मुद्दे से भागती हुई नजर आई। मड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी बात तो रखी, लेकिन सरकार सुने बिना ही सदन से बाहर चल रही है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि इस तरीके का माहौल कांग्रेस ने सदन में पैदा किया, जिससे इन्वेस्टर का मनोबल तोड़ दिया, क्योंकि बड़ी संख्या में इन्वेस्टर यहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों को लेकर मैंने पहले कहा था कि जब बात सुनने का समय आएगा तो विपक्ष भाग जाएगा। मानसून सत्र शुरू होने से पहले किस प्रकार का कांग्रेस ने वातावरण बनाया, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस प्रकार का वातावरण बनाया कि पुलिस का मनोबल तोड़ दिया, व्यापारियों का मनोबल तोड़ दिया, यहाँ के पर उद्योगपतियों का मनोबल तोड़ दिया, बेटियों का और बहनों का मनोबल तोड़ दिया कि इन्होंने तो ऐसी हालात पैदा किए कि जैसे प्रदेश में केवल गुंडागर्दी के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। आज पूरी दुनिया का मल्टीनेशनल कंपनी के हेड ऑफिस गुड़गांव में बड़ी बड़ी कंपनी हरियाणा के अंदर उद्योग लगाना चाहती है। हमारी बिजली की व्यवस्था नंबर 1 है, हमारी सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बढ़िया है, और हमारी सरकार की बड़ी पॉजिटिविटी है कि उद्योग धंधे यहाँ पर आए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। परंतु कांग्रेस ने इस प्रकार का एक बाउंडर पैदा किया और वो काम रोको प्रस्ताव लेकर पहले दिन आए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ऊपर किस प्रकार का उन्होंने कटाक्ष किया, किस प्रकार का वातावरण खराब करने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपील करी, स्वयं हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने अपील किया, बैठिए बात सुनिए, परंतु वो तो केवल शोर मचाने के लिए आए थे। आप लोगों को याद होगा, मैंने आपके सामने एक बात रखी थी, ये शोर तो मचा रहे हैं, परंतु जब जवाब सुनने की बात आएगी ये मैदान में ठहरेंगे नहीं। और आज आपके सामने है, अभी तो हमने 10% भी बात नहीं रखी। कह रहे कि अमर यादव भाषा का इस्तेमाल किया, शैतान कह करके जो है उन्होंने कौन से शब्द उपयोग किए, उन्होंने कौन से शब्द उपयोग किए, क्या क्या आरोप लिए गए, और पूरे हरियाणा प्रदेश की छवि खराब करने की उन्होंने कोशिश की, कभी वोट चोरी के नाम पर, कभी कानून व्यवस्था के नाम पर। तो कह रहे कि आंकड़ेबाजी की जगह क्या करेगी सरकार, ये बताना जरूरी। सुनने से पहले क्यों भाग गए। बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है। मानसून सत्र का चौथा और आखिरी दिन सुबह 11 बजे से शुरू होगी कार्रवाई। विपक्ष की तरफ से हंगामे के आसार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मानसून सत्र हरियाणा का चौथा दिन और आखिरी दिन है। विपक्ष की तरफ से हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। इस दौरान विपक्ष की ओर से सदन में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने सदन का पहला दिन खराब कर दिया। उन्होंने कहा कि आज मंत्रियों और सदस्यों ने अपनी बात जिम्मेदारी से रखी, लेकिन कांग्रेस मुद्दों से भागती हुई नजर आई। मड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी बात तो रखी, लेकिन सरकार की बात सुने बिना ही सदन से बाहर चली गई।
आपने इस प्रकार से कहा कि हमारी कार्रवाई सारा दिन लगभग कांग्रेस ने खराब करने का काम किया, लेकिन आज उनको कहा था कि आज हम आपका जवाब देंगे और माननीय मुख्यमंत्री ने जवाब दिया और सभी विधायक और मंत्रियों ने भी अपनी बात कहने का काम किया और कांग्रेस भी वहां जो कांग्रेस दल के नेता थे उन्होंने भी अपनी बात को रखा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं भागती हुई नजर आई और भागती हुई नजर आई वो भागी गई, तो वो अपनी जिम्मेवारी से भागी। कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि उन्होंने स्वयं अपनी बात को रखा और फिर जब जवाब देने लगे तो कांग्रेस उठकर चलेगी। ये बड़ा ही गलत है। जब आपने सवाल किया तो आपको जवाब सुनने चाहिए। उन्होंने कहा कि वो जो आंकड़ों की बात कर रहे हैं, जो कदम उठाएंगे सरकार, रोड मैप नहीं बताया कि रोड मैप नहीं बताया। देखिए मान्य उन्होंने जब हुड्डा साहब ने व सब उन साथियों ने अपनी बात रखी तो उनको कांग्रेस का जो कार्यकाल था उसकी भी याद दिलाएगी कि उनके आंकड़े किस प्रकार से थे और दोनों आंकड़ों की तुलना की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तुलना करने का काम किया और बाकी सभी मंत्री और विधायकों ने भी उन्हें कहने का काम किया। तुलनात्मक दृष्टि के अनुसार ये बताया गया कि आज भी भारतीय जनता पार्टी का जो मैं ये बल्कि ये कहूँगी पक्ष ने अपनी बात रखी, विपक्ष को बताने का काम किया कि आज भी तुलनात्मक दृष्टि से अगर परसेंटेज आके तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकाल से कम है। हरियाणा के निर्दलीय विधायक देवेंद्र कदयान ने कानून व्यवस्था पर चर्चा के दौरान कहा कि राज्य में साइबर अपराध जो तेजी से बढ़ रहा है, उन्होंने सरकार से अपील की कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित होटलों में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और इन होटलों पर राज्य और अन्य राज्यों की पुलिस की छापेमारी जारी रखी जाए। कदयान ने ये भी बताया कि दिल्ली एनसीआर में अपराध की एक अलग प्रकृति है और इस पर केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष को गंभीर विचार विमर्श करना चाहिए, जबकि कांग्रेस ने इस पर कोई तर्कशील बात नहीं की। कदयान ने अंत में ये भी कहा कि अपराध नियंत्रित के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और सभी को मिलकर समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कांग्रेस के विधानसभा में वर्कआउट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष ये पुरानी आदत है, आरोप लगाकर बिना जवाब दिए ही भाग जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के इतिहास के आंकड़े बताए तो विपक्ष ने ऐतराज जताया, जबकि इतिहास जानना जरूरी है। गौतम ने ये भी बताया कि सरकार कानून व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और कांग्रेस की सरकार के दौरान किए गए कई गलत कामों का जिक्र भी किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष का मुख्य उद्देश्य भ्रम फैलाना, हल्ला करना और भाग जाना, लेकिन जनता इनको हर काम को देख और सुन चुकी है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती और भाग जाती है और किसी बात को जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टतापूर्ण तरीके से हरियाणा की कानून व्यवस्था पर चर्चा की। जो उन्होंने निराधार आरोप लगाए उनका हर प्रकार से जवाब देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सदन के पटल पर बहुत संक्षिप्त रूप से रखा, लेकिन उनमें सुनने का क्षमता नहीं थी और वॉकआउट कर गए। और जब उनके इतिहास के 2004 से और 14 तक के पाप जब बताए जा रहे थे तब वो ये बात करते कि अब की बताइए। इतिहास को बताना बहुत जरूरी है कि पहले कार्यकाल में क्या हुआ और ये सरकार अब किस तरीके से मुस्तैदी से काम कर रही है। मुझे लगता है पृथला कांड का जिक्र सर अंदर आया आपके क्षेत्र में लगता हुआ हर कांड का चित्र आया। मिर्चपुट कांड हो, गोहाना कांड हो, पृथला कांड हो, जींद का कांड हो, महिलाओं के साथ आरोप हो, दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ उसका आरोप हो, छात्रों के साथ जो अत्याचार हुआ उसका जिक्र आया। ऐसे हजारों केसों का जिक्र आया जिसमें कांग्रेस पार्टी न्याय नहीं दे पाई। अब उनकी पोल पट्टी अब खुलने लगी पटल पर तो विपक्ष वॉकआउट कर गया और मुख्यमंत्री जी ने कि सरकार कहां से गैंगस्टरों को पकड़ कर लेकर आई है, पूरी ब्रीफिंग सदन के पटल पर दी है। गोगामेड़ी मेले में नौहर परिवहन विभाग ने पुलिस के सहयोग से अवैध वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया। बता दें कि मेले में बाहर से आने वाले अवैध वाहन और सड़कों पर नियम तोड़ने वाले वाहनों पर नकेल कसने के लिए परिवहन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया। ये विशेष अभियान गोगामेड़ी
टोल नाका से शुरू होकर गोगामेड़ी मेले क्षेत्र में रामगढ़ गांव तक जारी रहा। जिला परिवहन अधिकारी राय सिंह ने बताया कि इस अभियान में 50 से अधिक वाहन के चालान काटे गए। कई वाहन मालिक को समझाइश देकर छोड़े गए, तो वहीं कई वाहनों को सीज भी किया गया। यहाँ पर क्या है, गुड्स व्हीकल के अंदर पैसेंजर आ रहे हैं। गुड्स व्हीकल क्या होता है कि वो माल ढोने के लिए होता है, तो इसमें पैसेंजर यात्रा करते हुए आ रहे हैं, जो सड़क सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक है। और इसी क्रम में क्या है कि आज दोनों की पुलिस और परिवहन विभाग की जॉइंट कार्रवाई है, जिसमें काफी वाहनों के चालान बनाए गए हैं, काफी ड्राइवर्स को समझाइश की गई है, ताकि अपने इस मेले के अंतर्गत किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हो। और इसी को देखते हुए आज काफी चालान किए हैं, लगभग 50 वाहनों के चालान किए गए हैं, जिसमें काफी लाख रुपए तक का लगभग जुर्माना वसूल किया गया है। जिसमें परिवहन विभाग की तरफ से मैं राय सिंह, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, और संतोष कुमार जी बीकानेर से आए हुए हैं गोगामेड़ी मेले में, और गोगामेड़ी थाने की तरफ से रतन कुमार जी मीणा यहाँ पर उपस्थित है, और तीनों के नेतृत्व में यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। सर, कुछ समझाइश भी की गई है व्हीकलों के लिए? हाँ, काफी ड्राइवर्स को ट्रैफिक नियमों की समझाइश की गई है कि माल ढोने वाले वाहन के अंदर यात्रियों को लेकर नहीं आना है, और सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाना है, स्लो चलना है, गलत ओवरटेक नहीं करना है, सरकारी पार्किंग में ही वाहन को पार्क करना है, और यात्रियों को बिल्कुल लेन में चलना है। इस तरह की समझाइश करते हुए यहाँ पर ये कार्रवाई की। कुरुक्षेत्र लाडवा में पुलिस जवान की मुस्तैदी के चलते फायरिंग की वारदात टली। दरअसल शराब के ठेके पर आरोपी फायरिंग करने आया, लेकिन पुलिसकर्मी की मुस्तैदी के चलते आरोपी बिना फायरिंग किए ही भाग गया। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी, जिस पर और जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतीक गहलोत ने बताया कि ठेके पर फायरिंग करने की नियत से एक आरोपी लाडवा के इंद्री चौक स्थित शराब के ठेके पर पहुंचा। इससे पहले कि फायरिंग कर पाता आरोपी, शराब ठेके पर सुरक्षा पर तैनात पुलिसकर्मी ने उसको देख लिया। आज सुबह लगभग 11:15 बजे वाइन सेलिंग बियर्स करके एक शॉप है, उस पर फायरिंग करने का अटेम्प्ट किया। क्योंकि हमने इन जो वाइन शॉप्स हैं इन पे सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मी मुहैया करवा रखे हैं, तो वहाँ पे एक पुलिसकर्मी हमारे सिविल में ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को पिस्टल के साथ में देखा और उसको पकड़ने के लिए वो तुरंत बाहर आए। वो व्यक्ति उनको देखकर भागने लगा, तो हमारे मुलाजिम ने उनका पीछा किया। थोड़ी दूर जाकर वो व्यक्ति एक गाड़ी में बैठ गया और वहां से वो भाग गया। हमारे मुलाजिम की त्वरित कार्रवाई की वजह से एक बड़ा हादसा आज होने से टल गया। आज सुबह लगभग 11:15 बजे एक संदिग्ध व्यक्ति ने राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि तोशाम में करोड़ों रुपए खर्च कर शहर की तर्ज पर सुविधा देकर की स्वर्गगीण विकास कर एक आदर्श कस्बा बनाया जाएगा। बड़े लोडेड वाहनों की शहर के अंदर की बजाय बाहर से व्यवस्था की जाएगी। 5.5 करोड़ रुपए की लागत से पानी की निकासी की व्यवस्था की जाएगी। सरकार व्यापारी सहित हर वर्ग की भलाई के लिए नीति बनाकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से तोशाम शहर पूरे क्षेत्र की सड़कों का जोड़ीद्वार करवाया जाएगा। स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल हरियाणा निर्माता और विकास पुरुष होने के साथ साथ अग्रिम सोच से हर वर्ग की भलाई के लिए उन्होंने काम किया। बावनीखेड़ा के गांव चांग में पूर्व विधायक शशि परमार के भाई ठाकुर राजकुमार परमार के निधन पर शोक व्यक्त करने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान अहम मुद्दों पर बातचीत की। हुड्डा ने सरकार को निशाने पर लेते हुए विभिन्न मुद्दों पर तीखा हमला किया। सांसद ने हरियाणा में अपराध, हत्या और गैंगवार के बढ़ते मामलों को लेकर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने विशेष रूप से भिवानी जिले में गांव डाणी लक्ष्मणपुर की अध्यापिका मनीषा की मौत पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही है। प्रार्थना करते हैं कि अशोक सगलत परिवार को ईश्वर ताकत दे इस दुख की घड़ी का सामना करने के लिए, और साथ में
अपने श्री चरणों में दिवंगत आत्मा को स्थान दें। SIR को लेकर के पूरे देश में कुछ आंकड़े कलेक्शन कर रही है कांग्रेस, क्या वो आंकड़े हरियाणा में भी कलेक्ट किए जा रहे हैं हर बूथ स्तर पे? देखिए, ऐसा है कि भाजपा ने चयनित चुनावों में चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके यंत्र मंत्र तंत्र के प्रयोग के द्वारा बहुत सी अनियमितताएं करते हुए चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का कार्य किया है। ये सच आज देश के सामने आ गया है। जो कर्नाटक की एक सीट के सारे आंकड़े राहुल गांधी जी ने रखे देश के सामने, चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं आया उसका। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी कुछ सीटों में ये बातें आई हैं और हरियाणा में भी हम इस बात को दिखवा रहे हैं और हरियाणा के अंदर भी बड़े पैमाने पे इस तरह की गड़बड़ियां की गई हैं और जल्दी ही तथ्यों को प्रदेश के और देश के सामने रखने का कार्य करेंगे। तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, कब तक उनकी रिपोर्ट आप लोग कलेक्ट कर पाएंगे? देखिए, आपको पता ही है कि काफी समय से हमारी प्रक्रिया चल रही है और जल्दी ही इसकी जो बात है वो हम सारे प्रदेशों। फरीदाबाद के सेक्टर 8 स्थित सिही गांव के रहने वाले दीपक राज सिंह ने कुछ लोगों की प्रताड़ना और पैसे की डिमांड से परेशान होकर अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया। मामला 24 अगस्त का है। दीपक ने बल्लभगढ़ सिटी पार्क में जहरीला पदार्थ खाने के बाद अपनी पत्नी को फोन कर जानकारी दी। पत्नी अपने बेटे के साथ मौके पर पहुंची और दीपक को घर ले आई, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उस रात उनकी मौत हो गई। मौत से पहले दीपक ने एक वीडियो बनाकर 3 महिलाओं और 3 पुरुषों के नाम लेते हुए कहा, ये लोग लगातार उसे परेशान कर रहे हैं और पैसों की मांग करते हैं। वीडियो में उसने साफ कहा कि यदि उसके साथ कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार यही लोग होंगे और पुलिस को इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। थाना आदर्श नगर में सूचना प्राप्त हुई कि दीपक राज सिंह वासी गांव सिही ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। जो मामले के संबंध में दीपक के भाई आकाश की शिकायत पर 6 नामजद आरोपियों सहित थाना आदर्श नगर में अबॉर्डमेंट सुसाइड का मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस द्वारा लाश का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दी गई है और मामले में जांच आगे जारी है। मामला इस तरह से जी, दीपक हमारे पड़ोसी थे और हमें पता चला अगले दिन सुबह। तो हमने जब मामले की पूछताछ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यहाँ पे इस मोहल्ले में क्या हो गया है, तो पता चला कि दीपक ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है सिटी पार्क बल्लभगढ़। उसने अपनी इस बात की जानकारी अपनी पत्नी को दी और पत्नी अपने बेटे के साथ वहां पर पहुंची सिटी पार्क। सिटी पार्क पहुंचने के बाद वो दीपक को घर पे ले आई। उस समय ऐसा कुछ लगा नहीं कि उसने कुछ खा लिया है, लेकिन जैसे ही वो रास्ते में आते समय यहाँ तक पहुंचे, गांव तक पहुंचे, तो उसकी थोड़ी तबीयत और बिगड़ने लगी। जब तबीयत बिगड़ने लगी तब उसके बाद उसे हॉस्पिटल अश्वनी में एडमिट कराया गया। अश्वनी हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद रात को 11:30 बजे पता चलता है ये जहरीला पदार्थ खाया था और किसकी वजह से खाया था, वो कोई हनी ट्रैप का मामला है। कोई उससे पैसों की रेगुलर मांग कर रहा था और इसमें कम से कम 5-6 बंदे हैं। कुछ एक लड़की है उसके साथ ही, जो इस तरीके से एक गिरोह को चलाती है, जो लड़कों के साथ कुछ लड़के हैं, कुछ उसकी फैमिली के मेंबर हैं, मिलके पैसों की मांग करते हैं और पैसे बंदों से हुचते हैं, पैसे लेते हैं। और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, ना वो बता पाया था किसी से, तो जिसकी वजह से उसने इस तरीके का कदम उठाया है। और उसके पुख्ता सबूत भी हैं, प्रशासन के पास भी सबूत हैं और पुख्ता सबूत हैं, उनके नाम लिए गए हैं बाकायदा। उसने मरने से पहले उनके नाम लिए हैं कि मेरे जाने के बाद उनको प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। पलवल जिला में दूसरी बार राष्ट्रीय स्तरीय चैंपियनशिप का 28 अगस्त से आयोजन होने जा रहे हैं। 4 दिवसीय नेशनल नेटबॉल प्रतियोगिता सीनियर वर्ग चैंपियनशिप में देश के 26 से अधिक राज्यों से 600 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने के लिए पलवल की धरती पर आ रहे हैं। एक साल के भीतर पलवल में 2 राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होना गर्व की बात है। हरियाणा नेटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिओम कौशिक ने बताया कि पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 28 से 31 अगस्त तक होने वाली नेशनल नेटबॉल प्रतियोगिता
सीनियर वर्ग चैंपियनशिप में देश के कोने कोने से खिलाड़ी आकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। पलवल के युवाओं के लिए ये प्रतियोगिता जहां आकर्षण का केंद्र बनेगी। में एक खुशी की बात बताऊंगा। नेशनल राष्ट्रीय लेवल की स्पर्धा जब भी कहीं होती है उसका कोई ना कोई मतलब और मायने होते हैं। आज हम आपस में जो बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत आपके पलवल में, आपकी कलम जो है वो आपके पलवल का इतिहास लिखने जा रही है। आज जितनी बारीकी से आप समझेंगे, जितनी बारीकी से आप लिखेंगे, मेरी बात याद रखना, मैं हरिओम कौशिक मेरा नाम है, मैं हरियाणा नेटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं, नेशनल नेटबॉल डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन हूं। आपके राज्य में, आपके डिस्ट्रिक्ट में आने का मतलब, आप देखिए जैसे रामेर जी आपके बीच में बैठे हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो डीएसओ साहब बैठे हैं, आप अध्यक्ष जी बैठे हैं। आप सब लोगों का ऐसा प्रयत्न रहा, आपका भी, प्रेस का भी उसमें सहयोग है। कल भी आपने एक न्यूज डाल रखी थी, स्टेट में जो मेडल है आपके पलवल का, वो आखिर में बताऊंगा मैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, पर वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक